गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम करंट फैक्ट्स सीरीज 6 करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, सीरीज 6 में अति महत्वपूर्ण करंट फैक्ट्स का संकलन किया गया है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके जरूर काम आएगा। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं करंट फैक्ट्स सीरीज 6। देखिए पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, नया संसद भवन बनाया जाएगा तो उससे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में उनसे संबंधित कोई ना कोई आंकड़ा आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो पहले 5 प्रश्न मैंने संसद से ही संबंधित संकलित किए हैं इस सीरीज में, तो इनको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। पहला देखिए दोबारा से, प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया है। दूसरा प्रश्न देखिए, नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी तथा राज्यसभा में बैठने के लिए सदस्यों की 384 सीटें होंगी। तो ये जो नया संसद भवन बनाया जाएगा तो इस परिसर में जो लोकसभा कक्ष होगा उसमें 888 सदस्य बैठ सकेंगे और जो राज्यसभा का कक्ष होगा उसमें 384 सीटें, उसमें एक तरह से उनके बैठने की क्षमता विकसित की जाएगी इस नए संसद भवन में। 888 लोकसभा में और 384 राज्यसभा में। तीसरा प्रश्न देखिए, नया संसद भवन पुराने संसद भवन की तुलना में 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नया संसद भवन पुराने संसद भवन की तुलना में 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। चौथा प्रश्न देखिए, नया संसद भवन 971 करोड़ की लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। नया संसद भवन 971 करोड़ की लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, टाटा समूह ने 861.90 करोड़ की बोली के साथ नए संसद भवन के निर्माण के लिए अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया था। टाटा समूह ने 861.90 करोड़ की बोली के साथ नए संसद भवन के निर्माण के लिए अनुबंध प्राप्त किया था। छठा प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पीने के पानी की पहुंच का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, भारत में भी 100% आबादी को पीने का साफ और सुरक्षित पानी मुहैया नहीं है। तो केंद्र सरकार ने एक योजना के तहत 2024 तक ये लक्ष्य रखा है कि सभी घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पीने के पानी की पहुंच निर्धारित की गई है इस लक्ष्य के तहत। सातवां प्रश्न देखिए, तमिलनाडु के प्रसिद्ध लेखक, कवि, पत्रकार, महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 का आयोजन हुआ था। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, तमिलनाडु के वनाविल सांस्कृतिक केंद्र द्वारा तमिलनाडु के प्रसिद्ध लेखक, कवि, पत्रकार सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती मनाने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया था। ये जो भारती महोत्सव 2020 था, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध लेखक सीनी विश्वनाथन को, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मौखिक बता रहा हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध लेखक सीनी विश्वनाथन को भारती पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। इन्होंने महाकवि सुब्रमण्य भारती के शानदार कार्यों को काल क्रमानुसार संकलित करने का जो कार्य किया है उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। तो यह अति महत्वपूर्ण डाटा आंकड़ा मैंने आपके साथ साझा किया है। अगला प्रश्न देखिए, NMCG, इसकी फुल फॉर्म देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। जैसा कि आपको स्टूडेंट्स पता है, गंगा भारत की जो है जीवनदायिनी नदी मानी जाती है और उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य इससे जुड़े हुए हैं जहाँ पर
इस नदी के माध्यम से जो है काफ़ी सिंचाई में इस नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, पीने के अंदर इस नदी के पानी का इस्तेमाल किया जाता है और यह एक बहुत हमारे देश की पवित्र नदी मानी जाती है। तो NMCG जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक प्रकार का प्रोजेक्ट है। 9वां प्रश्न देखिए, सुलभ सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट को सक्षम करने के लिए PM प्राइम मिनिस्टर वाणी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना को 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी गई है। सुलभ सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट को सक्षम करने के लिए PM वाणी प्राइम मिनिस्टर वाणी, W का मतलब है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, आई का मतलब इंटरफेस, तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना को 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी गई है। अगला देखिए, लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम जैविक उसको कहते हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है किसी भी प्रकार की कृषि गतिविधियों में सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग ना किया जाए। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है जो 100% जैविक है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वर्ष 2016 में सिक्किम भी पूरी तरह से जैविक घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। तो यदि प्रश्न पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% जैविक है, तो वह है लक्षद्वीप। और अन्य राज्यों में पूछा जाए तो आपको पता है सिक्किम 2016 में पूरी तरह से जैविक घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए 12वां प्रश्न, ड्रग कंट्रोल पर छठी भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक 2021 में भारत में होगी। इस ड्रग कंट्रोल के माध्यम से जो सीमा पर खेप जाती है नशे की, उस खेप पर भारत और म्यांमार मिलकर के इसमें कार्य करेंगे और किसी भी प्रकार के नशे को अपने सीमा क्षेत्र से नहीं जाने देंगे। तो ये भारत म्यांमार, जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, ये द्विपक्षीय बैठक अब 2021 में भारत में होगी। 13वां प्रश्न देखिए, 4 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल इंद्र कुमार गुजराल की 101वीं जयंती पर जो है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक स्मृति डाक टिकट जारी किया है। जैसा कि आपको पता है, IK गुजराल देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके नाम से आपको पता है गुजराल डॉक्ट्रिन भी मशहूर हुआ था। तो इस प्रकार से ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक जो है स्मारक टिकट जारी किया गया है IK गुजराल पर ही। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ने 15 दिसंबर 2020 को गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। ये गुजरात के कच्छ में, कच्छ आपको पता है वहाँ का एक सफ़ेद मरुस्थल माना जाता है, पाकिस्तान से इसका बॉर्डर टच करता है कच्छ का। तो गुजरात के कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। यह भी अपने आप में भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 दिसंबर 2020 को गुजरात के कच्छ जिले में ये जो है 30,000 मेगावाट का विश्व के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है। जैसा कि आपको पता है, यह 72,600 हेक्टेयर बंजर भूमि में फैला होगा। इसका क्षेत्रफल होगा 72,600 हेक्टेयर। और आप समझ सकते हैं इस परियोजना के लिए 49,600 हेक्टेयर और पवन ऊर्जा के लिए 23,000 हेक्टेयर भूमि शामिल की गई है। इसमें वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट, यानी आप समझिए कि 4,50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के भारत के लक्ष्य को पूरा करने का जो है ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो इस प्रकार से यह केंद्र सरकार की अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। अगला प्रश्न देखिए 15वां, भारत सरकार
भारत सरकार और विश्व बैंक ने कोविड-19 के प्रभाव से भारत के गरीब और कमजोर लोगों को बचाने के लिए $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक ने कोविड-19 के प्रभाव से भारत के गरीब और कमजोर लोगों को बचाने के लिए $400 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे जो लोग कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं उन पर कार्य किया जाएगा और उनके लिए विशेष योजनाएं बना करके उनके विकास के लिए जो भी अच्छे से अच्छा काम किया जा सकेगा वो इस परियोजना के तहत किया जाएगा। यह कार्यक्रम, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, देश भर में शहरी और पेरी शहरी क्षेत्रों में इन कमजोर समूहों की मदद करके भारत की जो सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां होती हैं उनके विस्तार में ये काफ़ी मदद करेगा। तो इस प्रकार से यह अपने आप में एक बहुत बड़ी परियोजना होगी। अगला 16वां प्रश्न देखिए। वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ भारत के 3 पुलिस स्टेशन निम्न थे। जैसा कि पता है आपको, जैसा स्टूडेंट्स आपको पता है, गृह मंत्रालय के द्वारा हर वर्ष देश के जितने भी टॉप आपके 10 पुलिस स्टेशन होते हैं उनकी एक सूची प्रकाशित की जाती है और उनको इनाम दिया जाता है। तो इस वर्ष 2020 के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ भारत के 3 पुलिस स्टेशन रहे उसमें पहला था मणिपुर का नोंगपोक सेमकेई पुलिस स्टेशन पहले स्थान पर रहा। तमिलनाडु का AWPS सुरमंगलम दूसरे स्थान पर पुलिस स्टेशन रहा और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का खरसांग पुलिस स्टेशन तीसरे स्थान पर रहा। तो ये पहले 3 2020 के भारत के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशन थे। इस सूची के अंदर कुल 10 पुलिस स्टेशन हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किस पुलिस स्टेशन की कार्यप्रणाली के आधार पर उसको यह पुरस्कार दिया जाए। तो पहले स्थान पर मणिपुर का नोंगपोक सेमकेई रहा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु का AWPS सुरमंगलम और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का खरसांग पुलिस स्टेशन रहा। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखिए। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला बाल गृह स्थापित किया जाएगा। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, इसमें भारत का पहला बाल गृह स्थापित किया जाएगा और ये 2 बाल गृह स्थापित किए जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ डाटा लिख भी रखा है और प्रत्येक बाल गृह में 50-50 बच्चे शुरुआती दौर में रखे जाएंगे। तो ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए ये भारत का पहला बाल गृह स्थापित किया जाएगा कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। 18वां प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव 2020 में मध्य प्रदेश में हुआ। जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनजातीय प्रदेश माना जाता है। काफ़ी सारी जनजातियां, ट्राइब्स यहाँ निवास करती हैं। तो राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव, जिसे हम आदि महोत्सव के नाम से कहते हैं, आदि हमारी जो जनजातियां थी इनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है। तो आदि महोत्सव 2020 मध्य प्रदेश में हुआ। 19वां प्रश्न देखिए। बुरेवी चक्रवाती तूफान 2020 में, जैसा कि आपको पता है, भारत में आया था और इससे केरल और तमिलनाडु राज्य काफ़ी प्रभावित हुए थे। और जैसा कि आपको पता है ये बुरेवी नाम मालदीव ने दिया था। मालदीव अपने आप में एक आइलैंड कंट्री, आपको पता है, चारों तरफ आइलैंड से घिरा हुआ है। तो बुरेवी चक्रवाती तूफान 2020 में भारत में आया था और इससे ये 2 राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, केरल और तमिलनाडु। और ये बुरेवी चक्रवाती तूफान को बुरेवी नाम दिया था मालदीव ने। 20वां प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया गया है। जैसा कि आपको पता है सिखों के 10 गुरु हुए हैं और उनमें 10वें जो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी। तो उनकी याद में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में इन सभी 10 के 10 गुरुओं के इतिहास को शामिल किया है, क्योंकि इनका इतिहास अपने आप में कहीं ना कहीं हमें बलिदान की प्रेरणा देता है, कहीं ना कहीं हमें देश की सेवा का आह्वान करता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में इन सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने का कार्य किया है। और ये 21वां प्रश्न देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 27 दिसंबर को
प्रत्येक वर्ष साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, ये साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे जिन्होंने अलग अलग समय पर अपना बलिदान दिया था। और ऐसा माना जाता है कि दिसंबर के एक हफ्ते के अंदर ये सारा परिवार ही मानव जाति के लिए बलिदान हो गया था। तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 27 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे जिन्होंने अपना बलिदान दे करके भारत देश के सामने एक मिसाल रखी थी। तो ये साहिबजादा दिवस उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के स्कूलों में मनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इन संक्षिप्त करंट फैक्ट्स के माध्यम से मैंने आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली प्रस्तुत की है। और मैं समझता हूँ इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो करंट फैक्ट्स को कवर करते हैं, जो भी आपके करंट फैक्ट्स दिसंबर, जनवरी और पूरे 2020 के अंदर हुए हैं, उनमें से जो मुख्य थे उन सभी को मैंने इस सीरीज़ में शामिल किया है। और मैं समझता हूँ इनमें से कोई ना कोई फैक्ट आपको किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगली किसी नई सीरीज़ में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।